Now, so we are talking about the cases of equilibrium in case of perfect complements. तो perfect complements के केस में first of all you should know perfect complements के केस में how are the utility function. तो utility function क्या बता रहा है आपको कि x अगर मैं दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा हूँ तो दोनों कमोडिटीज से मिल के मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है ये मुझे बता रहा है कि x इट इज़ अ मैपिंग. हमने बताया था यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, x1 और x2 से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है. अब ये जो फंक्शन है ये कई तरीके के हो सकते हैं. वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है. अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस के अंदर जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो होता है यूटिलिटी x1 और x2 पे डिपेंड कर रही है और हम यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम. ठीक है, मिनिमम ऑफ से इट कुड बी x1 कॉमा x2 भी हो सकता है, एक तरीके से ये भी हो सकता है. आई कैन ऑल्सो राइट, सपोज ये मैंने बोला कि ये मेरी चाय है, दिस इज टी एंड दिस इज शुगर. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक चाय के साथ में एक शुगर चाहिए मुझे. ठीक है, जैसे शुगर क्यूब्स होती हैं. ठीक है, अगर कोई इंसान कहता है कि नहीं मुझे एक चाय के साथ में व्हाट आई वांट इज थ्री शुगर्स, ऐसा भी हो सकता है. आई कैन ऑल्सो से कि नहीं एक चाय में 1.5 चम्मच शुगर ही होनी चाहिए, तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस. ये भी बात सेम चीज है कि 2 कप चाय में 3 चम्मच शुगर. So these are basically this is kind of telling you that how will you consume different commodities. And जब आप इसका डायग्राम बना रहे हो तो यहाँ पर अगर आप कह रहे हो कि एक x के साथ में एक y, एक x2 और ये, तो आप कह रहे हो कि ये इस कॉम्बिनेशन में ही चलेगा, मुझे यूटिलिटी जो है इस कॉम्बिनेशन में ही मिलती है, इस कॉम्बिनेशन में मिलती है. अगर आप मुझे क्या कहते हैं, सपोज दिस इज टी एंड दिस इज शुगर, अगर आप मुझे एक कप टी के अंदर अगर आप मुझे 4 शुगर दे दोगे तो भी मेरी कोई यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, मुझे यूटिलिटी इसी कॉम्बिनेशन में मिलती है. कोई और कहता है, वो कहता है कि एक कप चाय के अंदर मुझे 3 कप शुगर चाहिए, 3 चम्मच शुगर चाहिए, तो वो x से 3x2 हो गया, तो उसका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो इस तरीके से चल रहा है. ठीक है, उसका यूटिलिटी फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. उसका यहाँ पर है यूटिलिटी फंक्शन. ये समझ में आया सबको? एंड दिस रे इज टेलिंग यू, इफ आई ड्रॉ अ रे, दिस रे इज टेलिंग यू कि किस प्रपोर्शन में, इसके केस में अलग प्रपोर्शन में है, इस केस में x1 इज इक्वल टू x2 के प्रपोर्शन में है, इस केस में x1 इज इक्वल टू 3x2 के प्रपोर्शन में है. ये समझ में आया सबको? Yes, no, guys. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Yes, sir. ठीक है. अब now let's go forward. Let's go to see that how do we actually solve the equilibrium. अब मैं generalize केस लेता हूँ. ठीक है, मुझे जनरल केस लेना है. that is more useful for me. तो मैंने जनरल केस लिया कि यूटिलिटी x1 comma x2 is minimum of say ax1 bx2, where a can be anything, b can be anything, any positive number, a and where a and b are any positive numbers. ठीक है, हमने जनरलाइज कर दिया. और हमें बजट कंस्ट्रेंट क्या पता है? बजट कंस्ट्रेंट हमें पता है कि p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू से m या i, जैसे भी आपको करना हो उसको. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम ये जो भी इसके अंदर इक्वेशन है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है आपको, इसको आप इक्वेट कर दोगे. सो यू विल से हाउ विल द कंज्यूमर कंज्यूम. द कंज्यूमर is going to consume ax1 is equal to bx2. ये उसका किंग पॉइंट होगा. So I can write this, I can further write this as, say I can write this as x1 is equal to a by b. I can write x1 as wait. Yeah, I can write x1 as a by b, no sorry, b by a x2. इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ. ठीक है, जैसे आपका जो नॉर्मल न्यूमेरिकल था उसके अंदर आप क्या करते हो,
अगर आपके लिए लिखा हुआ है कि x1 जो है वो और ये x2 दे रखा है, तो आप x1 इज इक्वल टू x2 करके बस उसके अंदर इक्वेट कर दो इक्वेशन के। जैसे अगर मैंने कह दिया कि सिंपल ये लिखी हुई है मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, ठीक है, तो आप क्या करो, इसके अंदर आपको पता है कि वो x1 इज इक्वल टू x2 कंज्यूम करता है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 कंज्यूम करता है, व्हाट यू डू इज यहाँ पर x2 की जगह x1 लिख दो, तो यू कैन राइट p1 x1 प्लस p2 x1 की जगह आप x2 की जगह x1 लिख दो इज इक्वल टू m। सो कैन आई राइट दिस एज p1 प्लस p2 इंटू x1 बाई m, और x1 क्या हो गया, x1 विल बी इक्वल टू m अपॉन p1 बाई p2। Will this not be the case? Yes or no? समझ में आया ये चीज किस तरीके से आया? अब सेम चीज को और जिस तरीके की रेशो होगी बस वो आपको रेशो पुट करके दूसरे में डाल देना, आपके पास अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। कि हाउ विल यू सॉल्व दिस, सो you can automatically get this kind of function, and similarly you can solve it for the other commodity as well and get your function. So इस केस के अंदर अगर हम देखें, why were we doing this, we wanted to see that how will my demand curve look like. तो हम how will if the income changes then what will happen. I know x1 क्या है, x1 is dependent on income upon p1 by p1 plus p2. Suppose मैंने कहा p1 is 10, p2 is say 20 and मेरे पास income थी say 100, ठीक है। सो पहले मैं x1 कितनी कंज्यूम कर रहा था, 100 अपॉन 30, सो आई गॉट टू दिस दैट आई एम कंज्यूमिंग 3.33 इज व्हाट आई एम कंज्यूमिंग एज x1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। इनकम अगर डबल भी हो गई तो ये जो लाइन है जिस भी स्लोप के अंदर है, ठीक है, तो उस स्लोप के हिसाब से क्या कहते हैं ये चेंज हो जाएगा। इस केस में फिर ये 6.66 हो जाएगी इस केस में। तो मेरी इसका ये जो स्लोप है ये डिपेंड करता है कि मेरा x1 किस तरीके से चेंज होगा अगर मैं इनकम चेंज कर रहा हूँ। तो इफ दिस इज माई इक्वेशन, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन, आई एम ट्राइंग टू चेंज व्हाट इज द चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन x, अगर मैं इसका वो निकालना चाह रहा हूँ तो सो दिस इज नथिंग बट p1 प्लस p2। ये आपका स्लोप होगा इन केस ऑफ x1 का एंजल कर्व। ये चीज समझ में आई आपको? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस नो गाइस, यस नो मैथमेटिकली, ठीक है। कॉप डगलस फंक्शन खैर हमने पहले ही सॉल्व किया था, कॉप डगलस फंक्शन, एंड बट आई ऑल्सो वांटेड टू शो यू ये वाला केस, क्वाजी लीनियर का भी दिखा देता हूँ आपको। क्वाजी लीनियर का क्या होगा? नाउ सपोज आई से क्वाजी लीनियर के केस में, सपोज आई से कि हमारे पास एक सिचुएशन है दैट यू हैव अ फंक्शन। क्वाजी लीनियर के केस में हमने बात करी हुई ना कि क्वाजी लीनियर फंक्शन होता है कि योर फंक्शन x1 कॉमा x2 कैन बी f(x1) प्लस x2, या फिर आप उसको किसी भी तरीके से v लिख सकते हो इस तरीके से v(x1) प्लस x2, वेयर दिस कैन टेक अ फॉर्म ऑफ व्हाट, कि ये किस तरीके का फॉर्म हो सकता है? ये हो सकता है log ऑफ x1 हो जाए, ये हो सकता है अंडर रूट ऑफ x1 हो जाए, तो किसी भी तरीके का ये आपका फंक्शन है। एंड x2 जो है वो बेसलाइन कंजम्पशन गुड है आपकी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी हाउ विल यू डू दिस मैथमेटिकली, और हम वही लैग्रैंज वाला तरीका भी अपना के देखते हैं कि उससे कैसे होगा। सपोज आई हैव, क्योंकि इससे आपको मैथमेटिकली भी दिख जाएगा कि जो हमने डायग्रामेटिकली किया वो मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है। सो सपोज हमने कहा कि माई यूटिलिटी फंक्शन से, मैं जनरल अगेन ले रहा हूँ, माई यूटिलिटी फंक्शन इज f(x1) where f(x1) can be anything, any kind of quasi-linear function plus x2। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। मेरी कंस्ट्रेंट क्या है? माई कंस्ट्रेंट इज अगेन p1 x1
प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। ये मेरी कंस्ट्रेंट है। अब लग्रांज सेटअप कर देते हैं। लग्रांज सेटअप करना आप सबको आता है कि कैसे करते हैं। लग्रांज सेटअप करने के लिए आप कुछ नहीं करते, जो चीज़ आपको मैक्सिमाइज करनी है वो सबसे पहले लिखते हैं। वो है हमारी f(x1) प्लस x2 माइनस प्लस लैम्डा। अब लैम्डा के साथ में व्हाट यू डू इज कंस्ट्रेंट जो आपके उसको डालोगे, m माइनस P1 x1 माइनस P2 x2। ये आपने लैग्रैंज सेटअप कर दिया। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटअप करोगे, FOC। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी कि लैग्रैंज x1 शुड बी इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा आपके पास, इससे आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f(x1), अभी हम दिखाएंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल जब आपका इसके साथ लगेगा तो क्या होगा, दिस विल बी माइनस लैम्डा P1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन समझ में आई क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। यस। बाकी लोगों को हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट सिर्फ डिफरेंशिएट किया है। और x1 का मैंने आपको बताया था कि x1 का डिफरेंशिएशन जो होता है अगर x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है। जिनके पास मैथ्स है उनके लिए ईजी है, बट नॉन मैथ्स वाले भी कोशिश करो। एंड देन दिस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। x2 विद रिस्पेक्ट टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसकी जगह तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा P2, ठीक है, इसकी जगह आ गया 1, और इसकी जगह आ गया 1, और इसकी जगह आ गया सिर्फ माइनस लैम्डा P2, लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ गई, यहाँ से हमारे पास दो चीज़ आ गई। लैम्डा की एक वैल्यू आई हमारे पास कि लैम्डा इज इक्वल टू और आई कैन से f(x1) इज इक्वल टू लैम्डा P1, एंड आई कैन ऑल्सो से दैट यहाँ से एक और सिचुएशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/P2। ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, और लैम्डा तो लैम्डा की इक्वल है। अब आप लैम्डा को इधर डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, तो आई कैन से इन दोनों, ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो आई कैन से सॉल्विंग दीज टू f(x1) इज इक्वल टू P1/P2। ये चीज़ मैथ्स वालों को समझ में आई स्पेशली। मैथ्स गाइस, मैथ्स लैग्रैंज ऑप्टिमाइजेशन करा है बस मैंने। यस नो गाइस, क्या हो गया? now you can substitute them into the budget, and budget line में इसको substitute कर सकते हो, और substitute करके you can solve for x1, and then once you solve it for x1 then you can do it for then you can see this. now let me take a numerical, ये तो हो गया जनरल केस, इसी का मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल भी ले लेता हूँ। सपोज मैंने कहा कि यूटिलिटी फंक्शन इज से √x1 प्लस x2, ये मेरा क्वाज़िलिनियर फंक्शन है। मैंने प्राइस ऑफ 1 लिया है, से 2 ले लिया, प्राइस ऑफ 2 जो ले लिया मैंने 4 ले लिया, एंड आई से माई इनकम इज 40। सो आई नो दैट 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 40 इज माई बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट है, ये मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन है। बट हमें ऊपर से जो हमने जनरल तरीका देखा था उससे हमें पता था कि हमें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड वी नो कि हमारा जो डिफरेंशिएशन से आएगा वो आएगा इसको फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट करोगे, इसका विल बी इक्वल टू P1/P2, ठीक है। ये हमारे लैग्रैंज से हमें पहले यहाँ से हमें पता चल गया था कि ये चीज़ होगी। तो इसको आप कर लो। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे x1 के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, तो इट विल बी, इफ आई डिफरेंशिएट दिस with respect to x1, this will be 1/2 under root of x1, basically x1 x raised to the power half को differentiate कर रहे हो ना, तो क्या होगा, half 1/2 root x half minus 1, तो what will be this, half x minus half, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई।
अब मुझे P2 और P1 तो पता ही है, P2 2 है और P1 2 है और P2 4 है. सो आई नो दैट माई अंडर रूट, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 1/2 और 2 से 2 कटा, तो आई नो अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू 1 पता चल गया मुझे. अब x1 मुझे 1 पता चल गया, बजट लाइन के अंदर डाल दोगे तो आपको x2 भी मिल जाएगा कि आपका x2 देख लेना कितना आएगा. ठीक है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमने ये क्यों किया, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू दिस. देखो, अगर हमारा बजट जो वो है, हमारा क्या केस था, हमारा केस था लॉग ऑफ, नहीं हमारा केस था अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2, ये हमारी यूटिलिटी फंक्शन थी, और m था हमारा 40, x1 था हमारा px1 था, p1 था हमारा 2 और p2 था 4. अब इस केस के अंदर अगर मैं इनकम डबल भी कर देता हूँ, यही बोल रहा हूँ ना कि इनकम डबल कर दूंगा तो कोई डिमांड में चेंज नहीं आएगा. देखो, सपोज मैं आपको कहता हूं कि मेरी इनकम जो है 40 से 80 हो गई है, 80 होने के भी बाद इसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं है, ये तो तब भी x1 का x इज इक्वल टू 1, सिर्फ जो पैसा होगा वो सारा x2 के अंदर चला जाएगा. ये चीज समझ में आई? विल देयर बी एनी इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन x1? नो. So this is why the angel curve of quasi-linear functions look like this, कि पहले आपने जितना x कंज्यूम करना था उतना कर लिया, उसके बाद आप इनकम इंक्रीज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 की डिमांड पे x1 वो 1 पे ही चले जा रही है. So I've shown this to you mathematically as well and diagrammatically as well how quasi-linear functions work. ठीक है, फिर हमने गिफन गुड के बारे में बात करी थी. ठीक है, गिफन गुड, हम आगे और गिफन गुड के बारे में और बात करेंगे. ठीक है, व्हाट विल बी द केस, गिफन गुड के केस में प्राइस जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ही वायलेट हो जाता है. ठीक है, कैसे लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कर जाता है, अगर आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हो, इफ यू आर डिक्रीजिंग द प्राइस, टिपिकली व्हाट विल हैपन, अगर आप इस पॉइंट पे, मैं अभी इंडिफरेंस कर्व नहीं बना रहा, तो आप कहीं राइट पे हो गए. ठीक है, आप कहीं राइट पे हो गए. ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम अगर इस तरीके से और इस तरीके से है, तो क्या हुआ, प्राइस गिरने के बाद आपने x1 जो है वो ज़्यादा कंज्यूम किया है, x1 और x1 डैश, ये इसके राइट में है. बट गिफन गुड इज अ सिचुएशन जब क्या होता है कि आपका प्राइस गिरा और आप पहले यहाँ पर थे और दूसरा आपका इक्विलिब्रियम यहाँ है. दैट मीन्स यू हैव टू केयरफुली ड्रॉ दिस डायग्राम, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. तो आपको क्या करना है, आपको केयरफुली ये डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपकी इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से. ठीक है, सो दैट दे डोंट क्रॉस ईच अदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इंडिफरेंस कर्व्स बनाओगे तो वो क्रॉस नहीं होने चाहिए. आपकी इनिशियल, आपका प्राइस डिक्रीज होने के बाद, योर प्राइस हैज डिक्रीज, बट डिस्पाइट योर प्राइस डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली फॉल्स डाउन. दिस इज द केस ऑफ अ गिवन गुड. ऑर्डिनरी गुड्स के केस में नॉर्मल गुड्स के अंदर इंक्रीज होता है ना. फिर हमने प्राइस ऑफर कर्व्स के बारे में बात करी थी. प्राइस ऑफर कर्व्स बेसिकली हमें बता रहे हैं कि अगर हम प्राइस बढ़ाते रहेंगे या चेंज करते रहेंगे तो हमारे डिमांड किस तरीके से चेंज कर रही है. नाउ लेट अस सी दीज केसेस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. मैं आपको वापस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का वो वाला केसेस दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. नाउ हमने बात करी थी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की. सपोज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का फंक्शन कैसा होता है, किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता है? एनीवन? कम ऑन गाइस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. See, perfect substitutes के केस में your function looks like x1 plus x1 plus x2, right तेजल?
अब इसके अगर मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a लिख देता हूँ, यहाँ b लिख देता हूँ, सो दैट कोई भी नंबर्स हो मैं उसके लिए मेरा वैलिड हो जाएगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक बार हमने जनरलाइज कर दिया, उसके बाद तो उसको सिंप्लीफाई करना तो बड़ा आसान है उस चीज़ को। ठीक है, अब हमारे वो क्या है, p1x1 प्लस p2x2 इज इक्वल टू m, ये हमारी इनकम है। अब लेटस सी कि आप सिर्फ कंज्यूम x कब करोगे और x1 कब करोगे और x2 कब करोगे। हमें पता है कि हमारी मैथमेटिक्स से वी ऑलरेडी नो कि द इक्विलिब्रियम इज एट दिस सिचुएशन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 अपॉन प्राइस ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 अपॉन प्राइस ऑफ x2। ये हमने पता किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करता हूं x1 के ऊपर और 1 रुपया खर्च करता हूं x2 के ऊपर, देन दैट शुड बी दी सेम। ठीक है, दैट शुड बी दी सेम, मुझे यूटिलिटी सेम मिलनी चाहिए x1 या x2 से। अगर मैं कंज्यूम करूं, अगर मैं x1 पे 1 रुपया खर्च करता हूं या x2 पे कंज्यूम करता हूं, तो मुझे यूटिलिटी जो है पर रुपी यूटिलिटी मुझे सेम मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो मैं दोनों कमोडिटीज कंज्यूम करूँ। अगर ऐसा नहीं है, सपोज मैं कहता हूँ कि मैं पर रुपी यूटिलिटी ऑफ x1 से मुझे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, एज कंपेयर टू पर रुपी यूटिलिटी फ्रॉम x2, इफ दिस इज द सिचुएशन, in that case I will only consume only x1. If this is the case, then I will only consume x2। और अभी हम x1 के बारे में टर्म्स के अंदर ही बात करेंगे, मैं x2 का हमें कोई हमें वो नहीं है। तो जो हम जनरलाइज वर्जन लेते हैं, तो हम वो जनरलाइज वर्जन वापस ले लेते हैं। हम कह रहे थे कि यूटिलिटी फंक्शन इज व्हाट, a(x1) प्लस b(x2)। अब इससे मुझे पता है मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मुझे mu(x1) निकालना है तो क्या है, दिस इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x1, तो मुझे पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज a, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज b। So that means for me the equilibrium is going to be when a by p1 is equal to b by p2। and if I know suppose मैं कहता हूँ a और b सेम भी हैं या कुछ भी है, ठीक है, if I know कि a by p1 is more than b by p2, if this is the condition, then only and only x1 will be consumed। x1, but my question is कितना x1 will be consumed, कितना x1 will be consumed इस केस में, दैट इज द ट्रिक पार्ट। कितना x1 कंज्यूम करोगे, कम ऑन गाइस, अरे जितनी इनकम है उतना ही तो कंज्यूम करोगे, इनकम अपॉन p1। समझ में आया, जितनी मेरी इनकम है सारी की सारी लगा दूंगा मैं x1 पे, डिवाइड बाय p1 करूंगा, उतना x1 आ जाएगा मेरे पास। समझ में आया कि नहीं आया, एंड x2 विल बी इक्वल टू 0। यस और नो, केस नंबर 1, दिस इज केस 1 गाइस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी लोग? यस सर। मेहता जी समझ में आया? और कौन कौन है क्लास में आज? ऑलराइट, नाउ केस 2 क्या होगा? केस 2 क्या हो गया? केस 2 विल बी, suppose I say a1 by p1 is less than b by p2। इस केस में x1 will be 0 and x2 will be m by p2। ठीक है, and if the third and special case is case 3 where a by
P1 is equal to B by P2. In this case, the consumer can consume any combination. It's an indefinite equilibrium. इसको indefinite equilibrium बोलते हैं. Any combination of x1 and x2 which will satisfy the budget line. It should satisfy the budget line. Any point. ठीक है. So this is your case of your perfect substitutes. ठीक है. अब वापस आ जाते हैं इसके अंदर. If you see perfect substitutes, तो अब हम ऑफर कर्व कैसे बना रहे हैं देखो, ध्यान से देखना. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन इज x1 प्लस x2. ठीक है, एक x1 के साथ एक x2. तो आपको इसी तरीके से स्लोप जो रखी है वो दे रखी है. ठीक है. नाउ अब अगर टेल मी केयरफुली, इफ P1 इज, इफ ध्यान से रखना, इफ P1 is more than P2, then what will happen? If P1 is more than P2, think of the equilibrium, guys. Think of the equilibrium. What was the equilibrium? A by P1 and B by P2. I am saying typically ये equal होने चाहिए. If I am saying P1 is greater than P2, what will happen? इन पहली बात तो मुझे बताओ, इस केस में A और B क्या है गाइस? व्हाट इज A and B in this case? Constants? नहीं, कांस्टेंट नहीं, वैल्यू क्या है इसकी? तेजल, हमने पिछले वाले केस में A और B लिया था. यहां पर मैं A और B की जगह क्या लिख सकता हूं? डोंट यू थिंक मैं 1 1 लिखूंगा यहां पर? ये वही तो है, 1 and 1. ठीक है. तो what will happen if P1 is greater than P2? बताओ. Say P1 is say 3 and P2 is 2. क्या लिख सकता हूं मैं इनकी जगह? Can I write this will be 1 by 3 and this will be 1 by 2? 1 रुपया खर्च करके x1 पे मुझे इतनी यूटिलिटी मिलती है, x2 पे इतनी यूटिलिटी मिलती है. क्या करूंगा मैं? Come on guys, क्या करूंगा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अरे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया. मेरा 1 रुपया खर्च करने पे x1 पे इतनी यूटिलिटी मिलती है x1 से, और 1 रुपया x2 पे खर्च करता हूँ तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलती है. क्या करना चाहिए? एंड दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. x1 कंज्यूम करना चाहिए. x1 क्यों कंज्यूम करोगे दिशा? आपको कम यूटिलिटी नहीं मिल रही है x1 से. x1 ज्यादा नहीं, सिर्फ x2 कंज्यूम करोगे. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमने क्या बोला था कि अगर मेरा a by P1 is less than B by P2, isn't this the same condition guys? ये क्या हो गया? P की वैल्यू आपने डाली तो A और B तो 1 1 थे, ये 1 by 3 है और ये 1 by 2 है. बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है ना इससे. तो जब ये वाली कंडीशन होती है, 1 रुपया खर्च करा आपने, 1 रुपया खर्च करके B से आपको x2 से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है. जब आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो हम क्या कहते हैं कि x2 पे ही मैं पैसा खर्च करूंगा, x1 तो मैं 0 कर दूंगा. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. अगर ऐसा है तो x1 कितना कंज्यूम होगा? इफ P1 is more than P2, then I will only consume x2. मैं सिर्फ x2 कंज्यूम करूंगा. आपकी बजट लाइन कुछ इस तरीके से होंगी, ऐसे करके मैं सिर्फ x2 कंज्यूम करूंगा. x1 तो 0 हो जाएगा. यस और नो? इस लाइन के अंदर
अब देखो सिर्फ x2 कंज्यूम करूंगा मैं, समझ में आई ये चीज? आई विल नॉट कंज्यूम x1 एट ऑल, यहां पर x1 0 हो गया ना. इफ P1 is more than P2. Now tell me what will happen इसी केस के अंदर if P1 is less than P2, इस वाले केस के अंदर, then what will happen? Then we will only consume X1. तो अगर सिर्फ X1 करोगे तो यहां पर आ जाओगे, समझ में आया? If P1 is less than P2 then only you will consume this, and if P1 is equal to P2 हो जाएगा तो आप इस पूरे इंडिफरेंस करो और बजट लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर गई, तो आप इस केस में जितना मर्जी आपको कंज्यूम करना है उतना कंज्यूम करो. और अब अगर हम देखें कि इनकम चेंज होती है तो क्या होता है, देखो हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो कैसे क्या हो रहा है. प्राइसेस चेंज होने की वजह से अगर मेरे प्राइस चेंज होता है से x1 P1 का प्राइस चेंज करो, देखो हम डिमांड ऑफ 1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इफ P1 इज मोर देन P2 तो हमें पता है कि x1 जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 0, तो 0 आ गई आपकी वो चीज़. ठीक है, ये चीज़ यहाँ ये वाला लेग समझ में आया. व्हेन P1 इज मोर देन P2 तो आपका क्या कहते हैं, टिल द पॉइंट P1 इज मोर देन P2 आप यू विल नॉट कंज्यूम x1. ये चीज समझ में आई? अब उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद अब हम कहते हैं अब दूसरे उस पे आ जाओ, इस वाले लिम पे आ जाओ. व्हेन P1 इज लेस देन P2 तो यू विल ओनली कंज्यूम x1 ना, यू विल नॉट कंज्यूम x2. बट कितना कंज्यूम करोगे x1 यू विल कंज्यूम m बाई P1, जितने आपके पास पैसे हैं डिवाइडेड बाई P1. सो दिस विल बी m बाई P1. यस और नो? जैसे जैसे आपका प्राइस गिरेगा आप बेसिकली आप देखते रहोगे कितने से प्राइस गिर रहा है, उसके बाद आप उतना कंज्यूम करते रहोगे, अपने पैसे उस पर डालते रहोगे. ठीक है, और जब आपका P1 विल बी इक्वल टू, इफ P1 इज इक्वल टू P2 तो उस केस के अंदर यू विल स्पेंड, जब P1 इज इक्वल टू P2 वाला पॉइंट है उस केस के अंदर टिल द पॉइंट P1 इज इक्वल टू P2, टिल दैट पॉइंट यू विल स्पेंड m बाई P1. जितना आप P1 पे डाल रहे हो उतना ही आप P2 पे डालोगे टिल दिस पॉइंट. और जैसे ही आपका P1 P2 से कम हुआ तो उसके बाद आप अपनी नॉर्मल डिमांड का शुरू कर दोगे. दिस इज द डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, गुड. नाउ लेट्स सी द डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हमने केस दिया था. ठीक है, अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस क्या था? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस था, हमने कहा कि बॉस इन माय केस आई एम सेइंग दैट मिनिमम ऑफ x1, x2. ठीक है, नाउ मिनिमम ऑफ x1, x2 करके हमने लिया. अब हमारी जो प्राइसेस हैं वो क्या है, हमारा x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू हमें पता है m बाई P1 बाई P2. ना हमने इनकम कांस्टेंट रखी हुई है, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर P1 चेंज होगा या P2 चेंज होगा तो हमारे वो प्राइसेस चेंज होंगे. बट देयर विल बी अ पॉइंट, अगर आपका P1 जो है, if your P1 reduces to 0 then how much of x1 will you consume if P1 is equal to 0? If P1 is equal to 0 then x1 will be equal to m upon P2. ठीक है, तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो इस तरीके से कर्व होगा कि it will be kind of a rectangular hyperbola.
बट उसका जो एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट क्या होगा कि जिस पॉइंट पे आप सारी की सारी इनकम जो है, आप सारा का सारा आपका खर्चा जो है आप वो x1 पे कब करोगे, जब प्राइस ऑफ 1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी द केस ऑफ डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. अगर मेरे प्राइसेस चेंज होते हैं तो मैं किस तरीके से अपनी x की डिमांड, x1 की डिमांड चेंज करता हूँ. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी. पहले आप यहाँ पर थे, अब आप यहाँ पर हो. अगर आप डिमांड चेंज करो, हम यही कर रहे हैं ना, प्राइसेस चेंज करें हमने. पहले आप यहाँ पर थे, अब आप कहीं यहाँ पर हो. सो आई वॉन्ट टू सी दैट हाउ मच ऑफ x1 हैव यू चेंज बिकॉज ऑफ how much of x1 have you changed because of price change. This is what I'm trying to see and this is how you get it. इस तरीके से आपका डिमांड कर्व हो जाएगा. देन फिर आता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल विच इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट गुड्स. नाउ डिस्क्रीट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, which cannot be consumed in fractions. फॉर एग्जाम्पल, जब आप पनीर खरीदने जाते हो तो पनीर आप बोल सकते हो ना कि भैया मुझे से 180 ग्राम पनीर चाहिए, ठीक है. या आप बोल सकते हो कि मुझे से 260 ग्राम प्रोटीन पनीर चाहिए. आप इनफैक्ट ये भी बोल सकते हो कि 263 ग्राम प्रोटीन पनीर चाहिए मुझे. सो यू कैन एग्जैक्टली स्पेसिफाई टू द डेसिमल that you need. But there are certain items you cannot say that I want to buy half a car. I cannot buy 1/3 of a pair of shoe, or I cannot buy say 1/8 of a book. So these are examples that cannot be there. So typically these goods are indivisible goods. Okay? Indivisible goods हैं, and they are only sold in certain integers or they are not sold at all. ठीक है. एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अप्लायंसेस दे लो, मूवी टिकट ले लो, कोई भी एग्जाम्पल टिपिकली जहाँ पर आप यू कैन नॉट डिवाइड इट बाय फर्दर दिस थिंग. एंड इसका जो डिमांड कर्व होगा वो बड़े अलग से डॉट्स के फॉर्म में होगा, सीरीज ऑफ डॉट्स के फॉर्म में होगा. टिपिकली कॉन्टिन्यूस डिमांड कर्व नहीं होगा. इट एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट कमोडिटी, क्योंकि इसका अगर आप डिमांड कर्व देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये कोई कॉन्टिन्यूस डिमांड कर्व नहीं है. अब व्हाट डज दिस से, ठीक है, I'll just introduce this good to you and then I'll show it to you. इसको सॉल्व कैसे करते हैं. Now discrete goods कैसे हैं? Discrete goods are goods if P1 is very high. सपोज अगर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है कमोडिटी का और डिस्क्रीट गुड है, तो आप कहोगे यार मुझे नहीं कंज्यूम करना है, ठीक है. सो यू विल से दैट यू विल कंज्यूम 0. इफ P is low enough then consumer will prefer एक commodity consume कर सकते हो. But there will be a time, there will be in discrete goods, there will be a time आप कह रहे हो कि P1 पे तो मैं खरीद लूँगा और अगर P1 गिर गया तो, और अगर ज़्यादा हाई रहा तो मैं नहीं खरीदूँगा. But there will be a say price R1 जिसमें आप indifferent हो जाओगे कि यार खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. थिंक ऑफ आप सरोजनी नगर मार्केट में शॉपिंग करने गए, कोई जंक ज्वेलरी खरीद रहे हो आप, तो या तो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. अगर आपको इयररिंग्स खरीदना है तो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. अब आपको उस बंदे ने एक ऐसा प्राइस कोट कर दिया है जिसमें आप कंफ्यूज हो दुकान के बिल्कुल एज पे कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं. दैट प्राइस इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है, वेयर द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट to consuming or not consuming a good, and that is called as a reservation price. ठीक है. तो अगर आपकी reservation price से कम है तो आप 100% खरीद रहे हो, बट आपके reservation price के इक्वल है तो आप सोचोगे कि मैं वो यूनिट खरीदूं या नहीं खरीदूं. सपोज आपने, वो आपको ये भी बोल सकता है कि अगर आप पहला यूनिट खरीदोगे तो आपको ये प्राइस मिल रहा है, 2 खरीदोगे तो इस पे प्राइस पे मिलेगा. सो हैव यू सीन दीज ऑफर्स? कई बार कई शॉप्स में होता है कि बाय 3 गेट 1 फ्री. ऐसे आपने ऑफर्स देखे होंगे, ठीक है. 1 पे डिस्काउंट नहीं है, 2 पे डिस्काउंट नहीं है, तो दे आर फोर्सिंग द कंज्यूमर टू अ सर्टन लेवल कि वो जैसे ही 3 खरीद लेगा उसके बाद उसको फ्री मिलेगा. सो दिस इज ऑल्सो दी केसेस वेयर यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद डिस्क्रीट डिमांड्स कि आप उसको कह दो कि आपका ओवरऑल प्राइस एकदम कम हो जाएगा जब आप 3 कमोडिटी खरीदना शुरू कर दोगे. हैव यू सीन दीज ऑफर्स? बहुत जगह पे ऑफर्स होते हैं ऐसे.
देखें, बाय 3 get 20% ऑफ, बाय 4 और बाय 5 get 40% ऑफ, बाय 7 get 50% ऑफ। अरे देखें कि नहीं देखें? चलो कभी कभी नोटिस करना है इनको, ठीक है। सो दीज आर द केसेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये देखो, इस केस में क्या हुआ, जब आपका प्राइस था ये, ठीक है, एंड दिस इज दी, ये जो है ये आपके ऑप्टिमल बंडल्स हैं, ये वाली जो कर्व्स हैं आपके ऑप्टिमल बंडल्स वाली हैं। जब आपका प्राइस था ये, ठीक है, तब यू वर कंफ्यूज्ड बिटवीन बाइंग। तो जब आपका प्राइस इससे R1 से ऊपर है तो आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल नहीं कंज्यूम करूंगा। जैसे R1 आपका प्राइस हो गया तो यू आर कंफ्यूज कि मैं ये लूं कि ये ना लूं। R1 से नीचे तो आपको पता है कि 100% मुझे खरीदना ही खरीदना है वो पर्टिकुलर कमोडिटी। एंड सिमिलरली देयर विल बी अ प्राइस R2 जहां पर यू विल बी कंफ्यूज कि मैं एक लूं कि मैं दो ले लूं। कई बार ऐसा भी तो कई बार ऐसे भी कोई चीज़ मिल जाती है आपको, एक प्राइस मिल जाता है, आप कहते हो कि यार मैं अपने लिए तो ले ही लेता हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए भी कोई चीज़ ले लेता हूँ, अपने सिबलिंग के लिए भी ले लेता हूँ कोई चीज़, बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है। सो दिस इज अगेन द रिजर्वेशन प्राइस वेर यू आर इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग वन कमोडिटी एंड बाइंग टू कमोडिटी। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो इस पॉइंट पे यूटिलिटी फ्रॉम गेटिंग द कमोडिटी, बाइंग द कमोडिटी और नॉट गेटिंग जीरो, आप कमोडिटी जीरो खरीद रहे हो और आपके पास टोटल इनकम बची हुई अपनी पूरी की पूरी इनकम है, इज इक्वल टू इस पॉइंट की यूटिलिटी जहां पर आप एक खरीद रहे हो कमोडिटी और आपकी जो इनकम बची है वो बची हुई है M-R1, क्योंकि R1 पैसे तो आपने इसको खरीदने में लगा दिए, तो जो आपके पैसे बचे वो ये बचे जिनसे आप बाकी कमोडिटी खरीद सकते हो, और आपने एक कमोडिटी खरीदी ये वाली। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन हेयर। देखो, कंज्यूमर कुछ नहीं खरीदेगा और उसके पास टोटल इनकम अपनी बची रहेगी फॉर दूसरी कमोडिटी, विल बी इक्वल टू यूटिलिटी जब उसको एक उसने खरीद लिया और उसके पास जो पैसे बचे वो बचे। R2 कौन सा पॉइंट है? R2 पॉइंट देखो, R2 पॉइंट पे क्या है? R2 पॉइंट पे आप कह रहे हो मैं या तो एक खरीदूंगा, एक खरीदोगे तो कितने पैसे बचेंगे आपके पास? आपको यूटिलिटी मिलेगी इस पॉइंट से, यू एक आपने खरीदा और आपके पास पैसे जो बचे वो क्या बचे? वो बचे M-R2, ये आपके पास टोटल पैसे बचे हैं। तो ये आपके पास x, हम x कॉमा वाई लिखते हैं ना, तो हम तो बस सिंपल मैं उसको M-R2 लिख रहा हूँ कि पैसे जितने बचे उससे जितना मर्जी खरीद लो उससे, विल बी इक्वल टू जो यूटिलिटी आपको यहाँ मिल रही है विच इज इक्वल टू यू जब आप दो खरीद रहे हो और आपके पास पैसे कितने बचे? M-2R2, क्योंकि आपने दो कमोडिटी खरीदी है R2 प्राइस पे। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, इससे इसका है। ऐसे ही आप पूरी एक सीरीज लगा सकते हो और एक सीरीज लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैंने वो Vx1 एंड x2 ले लिया यूटिलिटी फंक्शन, तो आपने कहा कि x1 और दूसरा आप सिर्फ m पैसे खर्च करोगे, तो आपने इतने पैसे खर्च करे और वर्सेस आपने एक यूटिलिटी खरीदी और आपने जो दूसरी यूटिलिटी मिल रही है आपको दूसरे कमोडिटी से वो M-R1 मिल रही है। तो इसको सॉल्व करके यू कैन सॉल्व फॉर यू कैन सॉल्व फॉर R1, ऐसे यू कैन सॉल्व फॉर R2। तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यू कैन गेट दी सीरीज ऑफ रिजर्वेशन प्राइसेस, कि जब आप इनडिफरेंट होंगे एक कमोडिटी और दूसरे कमोडिटी के बीच में और फिर दूसरी और तीसरी कमोडिटी के बीच में, तीसरी और चौथी कमोडिटी के बीच में, उस तरीके के हम रिजर्वेशन की वो निकालेंगे एंड वी विल देन सॉल्व दिस पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, ये हम केस देखेंगे एंड देन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ पहले। आई विल जस्ट गो थ्रू इट and we are done with this chapter and then we will start with chapter number 8। ठीक है, तो कल का टाइम I'll let you know कि what time it is and बाकी you can join today at 2:30। ठीक है, 2:30 PM you can meet me for the this thing session on Gen AI for Gen Z। ठीक है, that is going to help you for not this subject but in general पूरे 3-4 सालों के लिए will help you a lot। ठीक है, so thank you very much guys, I will see you tomorrow, then I'll let you know the time। Bye bye।